साथियों, आप मायूस मत होइए। बंधु जी के नेतृत्व में आप 70% ये लड़ाई जीत चुके हैं। हमारे संरक्षक डीएन सिंह जी जिस तरह से दिल्ली प्रदेश का और हिंदुस्तान का मार्गदर्शक कर रहे हैं, शायद सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसा साहसिक और क्रांतिकारी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई जिले प्रोग्राम हो रहे हैं। ये हमारे दिल्ली के अंदर भी बहुत से अलग अलग प्रोग्राम हुए हैं, तो ये जिले के अनुसार ये प्रोग्राम है हमारा। और जब एनओपीएस का संगठन के नाम से जब प्रोग्राम होगा बड़े लेवल का, पूरे हिंदुस्तान लेवल का होगा, तो जैसे पिछली बार हमने रामलीला ग्राउंड बना था उससे ज्यादा भर के दिखाएंगे आपको। मैं डीएन सिंह हूँ और 2021 में मैं रिटायर हुआ था। मुझे पेंशन मिलती है और उसी पेंशन से मैं आपके इस लड़ाई में आता हूँ, अपना खर्चा करता हूँ, अपनी पॉकेट से ही आता हूँ। कोई पैसा मैं किसी संगठन का आज तक लिया नहीं। ओपीएस में वेतन आयोग आते ही बेसिक बढ़ता है, परंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूपीएस एनपीएस में वेतन आयोग के साथ पेंशन बढ़ने की कोई बात नहीं की गई है। वी वांट जो ओपीएस की बात करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा। सभी क्रांतिकारी साथियों का दिल्ली एनएमओपीएस की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा नोट डाउन भी करके लाया हूँ इनको। देखिए, जो एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, जो तीनों में जो डिफरेंस है, आई वांट टू शेयर विद यू। ओपीएस में पेंशन का भुगतान सरकारी निधि से होता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी की गाढ़ी मेहनत की कमाई से कटौती की जाती है। हमारी सरकार से यही गुहार है कि ये कटौती बंद की जाए। इसके बाद सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है यूपीएस के बारे में, उसमें पता लगा है कि जो यूपीएस का जो गणना करने का तरीका है वो ओपीएस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा थोड़ी सी क्लियरिटी जब ही हो पाएगी। तीसरा, ओपीएस में महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ा गया है। महंगाई के साथ पेंशन बढ़ती है। इसके अलावा जब कर्मचारी की आयु बढ़ती है, सभी को पता होगा कि जैसे वर्ष 80 साल की हमारी आयु हो जाती है तो 20% की बढ़ोतरी होती है, 85 की होती है, 30% होती है, जो कि ये सारी चीजें यूपीएस में और एनपीएस में नहीं है। इसके बाद एक सबसे मेन जो मुद्दा है, ओपीएस में पेंशन के बेसिक में भी वृद्धि होती है, जबकि यूपीएस में पेंशन बढ़ोतरी नहीं है। साथियों, ओपीएस में वेतन आयोग आते ही बेसिक बढ़ता है, परंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूपीएस एनपीएस में वेतन आयोग के साथ पेंशन बढ़ने की कोई बात नहीं की गई है। ओपीएस में मिनिमम 20 वर्ष की सेवा के बाद पूरी पेंशन का प्रावधान है, अर्थात 20 साल की सेवा के बाद यदि कर्मचारी 60 वर्ष का नहीं भी है तो भी उसे पूरी पेंशन मिलेगी। लेकिन यूपीएस में 25 वर्ष की सेवा काल से पहले अनुपातित पेंशन मिलेगी, वो भी 60 वर्ष की आयु से पहले नहीं। तो हमें अगर मान लीजिए आज मैं 52 साल का रिटायर होता हूं और मैं वीआरएस लेता हूं, तो मुझे 8 साल यूपीएस के लिए वेट करना होगा। ये जो है स्कीम 60 साल के बाद ही स्टार्ट होगी। इसके बाद साथियों, मौजूदा जानकारी के हिसाब से यूपीएस में मेडिकल सुविधा के बारे में स्पष्टता नहीं है, जबकि ओपीएस में सरकार द्वारा मेडिकल सुविधा का प्रावधान है। ओपीएस सीसीएस पेंशन रूल 1972-1996 के तहत दी जाने वाली सुरक्षित पेंशन व्यवस्था है, जबकि एनपीएस और यूपीएस शेयर बाजार पर आधारित है और इसके साथ जो हमारा पैसा है वो जोखिम है। पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस में जीपीएफ जैसी बचत योजना अटैच्ड है। कर्मचारी अपने संपूर्ण कार्यकाल में एक निश्चित रकम जीपीएफ में जमा करवा सकता है और उस रकम पर हर साल
कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मिलता है। यह रकम अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे बच्चों की शिक्षा, शादी, मकान वगैरह के लिए, आप सभी को पता ही है। जबकि यूपीएस में जीपीएफ जैसी बचत योजना का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा साथियों, जो मेन है, पेंशन पाने के लिए वेतन बेसिक प्लस डीए का 10% अपनी तरफ से अंशदान देना पड़ता है। इन सभी बातों के ध्यान में रखते हुए हम सरकार से यही अपील करती है कि दोबारा हमें हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। अभी कई सारे लोग हमारे साथी बोले हैं और काफ़ी हद तक बात साफ भी हुई है कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, इसलिए वो ओपीएस मांग रहे हैं। जो लोग आज इस आंदोलन में आए हैं या आक्रोश मार्च रखा गया पूरे देश भर में, यूपी में तो ये बहुत ज़ोर शोरों से हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी इतने लोग जो आए हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है और आप अपने लिए ही तालियां बजाइए। वजह आपके लिए तालियां मैं इसलिए बजवा रहा हूँ कि जो इतने बड़े शहर में जो 1.5 लाख 2 लाख कर्मचारी जिसमें रहते हों, उसमें अगर इतने लोग आए हैं तो ज़रूर ये क्रांतिकारी लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं। पेंशन तो ऐसे आप में से कौन कौन लोग हैं जो पेंशन चाहते हैं ओपीएस? तो आप 10-10 लोगों को तैयार नहीं कर सकते जो इस बात को मान जाए आपकी? कितने लोग ऐसे जो 10-10 लोगों को तैयार कर लेंगे? तो अगली बार जब आओ तो उन 10-10 को भी लेके आइए। मैं आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोगों को मैं बताया देता हूँ। मैं डीएन सिंह हूँ और 2021 में मैं रिटायर हुआ था। मुझे पेंशन मिलती है और उसी पेंशन से मैं आपके इस लड़ाई में आता हूँ, अपना खर्चा करता हूँ, अपनी पॉकेट से ही आता हूँ। कोई पैसा मैं किसी संगठन का आज तक लिया नहीं। और लखनऊ तक, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, यहाँ तक के प्रोग्राम मैं कर लेता हूँ गाड़ी से। मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, गाड़ी ट्रेन से सफ़र नहीं कर सकता, कभी कभी इसमें बहुत भीड़ हो जाती है तो हम सांस नहीं ले पाते, इसलिए हमें अपनी कार से चलना पड़ता है। मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जिन जिन को आइडिया ना हो, मैं उनको बताया देता हूँ कि वो ओपीएस क्या है। मैं रिटायर हुआ 21 में, हमें 20 लाख ग्रेजुटी मिली। हमारा कुछ पैसा जीपीएफ में था, वो मिला। लीव थी हमारी 300 इकट्ठा, उसके पैसे मिले, वो 13 लाख कुछ थे। उसके बाद में उनमें हमारा जो कम्यूटेशन हो जाता है, पेंशन का भी एडवांस मिल जाता है, 19 लाख रुपए वो मिले। आप जोड़ते जाइए कितने हो गए, आप जोड़ रहे हैं? 20 लाख ग्रेजुटी, 19 लाख कम्यूटेशन, 13 लाख लीव एनकैशमेंट, ये हमें मिला कितना हो गया? 60 लाख कुछ रुपए मिले थे। और साथ में मिली एक कार्ड मिला, हेल्थ कार्ड, जिससे मैं और हमारी श्रीमती जी किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराते हैं। कैशलेस फैसिलिटी है, जाओ एडमिट होकर चले आओ, कोई पैसा देना नहीं होता। तो बुढ़ापे में अगर ये ना मिले तो हम क्या करेंगे? मेरी बेटी जज है वैसे, और बेटा मेरा पत्रकार है, बीबीसी में था पहले, अभी किसी और में है शायद, तो बहू भी नौकरी करती है। लेकिन मुझे किसी से कोई पैसा मांगना नहीं पड़ता, मुझे 70,000 रुपये मिलते हैं और वो काफ़ी। अभी हमारा जो घर परिवार में जो बच्चे हैं उनको मैं खिलौने भी दिलाता रहता हूँ, तो वो भी दादाजी दादाजी करके बड़े खुश रहते हैं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे बाद जो पीढ़ी है, ये जो रिटायर होकर आएगी, तो पहले जो खर्चा करते होंगे 1 लाख 1.5 लाख जो सैलरी मिलेगी, किसी को और ज़्यादा भी मिलेगी अधिकारियों को। लेकिन जिस दिन वो रिटायर होकर घर आएंगे उनको क्या मिलेगा? अगले महीना की खर्चा कहाँ से होगा? तो मैं इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो उनको भूखे भी मरना पड़ सकता है और भीख भी मांगनी पड़ सकती है। हमें ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिलेगा इससे, हमें तो मिल रहा है। हम आपकी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आप हमारे छोटे भाई हैं। जो बहन जी बैठी हैं, हमारी बहनें, ये हमारी छोटी बहनें हैं। आप लोगों को ये दिन देखने ना पड़े, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आप हमारे छोटे हैं, आपके लिए लड़ना हमारा फर्ज है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि ये फर्ज
आप लोगों को खुद के लिए भी तो है। आप लोगों को अगर आप गुणा भाग करें, जो लोगों हमने पैसे कैलकुलेट किया था इसको, एक आदमी जो ग्रुप सी का कर्मचारी है, ग्रुप डी तो है ही नहीं है अब, तो ग्रुप सी के कर्मचारी की भी ये लड़ाई लगभग 80 लाख की है। और जो ग्रुप बी में है उनकी ये लड़ाई 1.25 करोड़ के करीब की है। जो ग्रुप ए में है उनकी ये लड़ाई 2 करोड़ रुपए की है। तो 2 करोड़ रुपए के लिए आप 2 दिन एक दिन खर्च नहीं कर सकते। इतनी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पर भाइयों से लड़ते रहते हैं, घर परिवार में लड़ते रहते हैं, बहू सास से लड़ती रहती है, और आप 2 करोड़ के लिए सरकार से लड़ना नहीं चाहते। ये बड़ा सवाल है। 23 में हमने एक मार्च किया था NMOPS ने, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने। वो चंपारण से शुरू हुआ था और महाराष्ट्र तक गया था, मध्य इधर होते हुए यूपी आया, बिहार पूरा घूमे, फिर यूपी आए, यूपी से उत्तराखंड, उत्तराखंड से होते हुए मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और दिल्ली में वो खत्म हुआ। लगभग वो 18,000 किलोमीटर चला गया था। उसमें मैं काफ़ी दूर तक था, लगभग आधे से कुछ ज़्यादा। और इतनी गर्मी थी उस साल कि पूरा मतलब भयंकर टेम्परेचर था, 50 कभी 48 ऐसा टेम्परेचर था। पूरा जून का महीना था। लेकिन उस गर्मी में जैसे हम लोगों ने मेहनत की, विजय बंधु जी थे, हम सब लोग लगे रहे इसमें, उसका परिणाम जानते क्या हुआ? दिल्ली में 1 अक्टूबर को जब रैली हुई तो उसी का परिणाम था कि 10 लाख लोगों ने भाग दिया और सरकार हिल गई। सरकार ने जब जो कह रही थी सरकार 2005 से लेके कि NPS बहुत बढ़िया है, NPS तो बड़ी लाभकारी योजना है, NPS को जो खिलाफ कर रहे हैं वो जो झूठ बेकार है कर्मचारियों को। अब मोदी जी कह रहे हैं कि UPS ठीक नहीं है, इसको रद्द कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने कृषि कानूनों को भी किया। कृषि कानून बहुत बढ़िया है, किसानों के बहुत भले के हैं, और बात को कहना कि हमारी गलती हो गई, माफ़ करें, हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो आपको ये NPS गया है, ये नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की मेहनत का नतीजा है। और ये झूठ बोल रहे हैं कि UPS बढ़िया है। ये UPS के खिलाफ भी लड़ेंगे तो इसको भी ये कल को कहेंगे ये भी घटिया है, और फिर कौन सा बढ़िया है? OPS। आपको यही चाहिए ना? तो आप इनको इतना दबाव बनाओ। अब तो बहुत ज़्यादा है। शुरू में जब हम इसमें, मैं पहले भी था, जब ये लागू हुई तब भी लोग, हमें अधिकारी कहते थे, अरे यार आपको सिंह साहब आप तो कहते ही रहते हैं, सिर्फ सरकार का विरोधी हैं आप, बहुत बढ़िया योजना है ये, इस तरह पैसे कर्मचारी के काटेंगे, बीमा कंपनियों में, उसमें इंडस्ट्री में लगाएंगे, बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे, और उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उससे ना जाने कितना पैसा मिल जाए, ऐसी सी बातें करते थे। लेकिन हमने देखा किसी कर्मचारी को 900 रुपया, किसी कर्मचारी को 3,000 रुपया, किसी ऐसे बहुत सारे केस हैं। वो हमने बताए भी थे लोगों को पता कर करके, ये मतलब 10,000 से भी कम, कुछ को तो सैकड़ों में रह गई। जब इनको पता चल गया कि ये NPS ने तो बवाल हो गया, ये बेनकाब हो गई, तो इन्होंने उसे रद्द किया। अब ले आए UPS। UPS में भी क्या किया, और UPS में और OPS में क्या अंतर है? OPS में मिलते हैं आखिर के लास्ट डे की जो सैलरी होती है उसका 50% प्लस DA, ये मिलता है। इन्होंने उसमें कटौती करके UPS में क्या किया कि आखिरी साल का एवरेज निकाल के उसका 50% प्लस DA देंगे, जो बैठता लगभग 47%। लास्ट डाउन सैलरी का 47% लगभग बैठता है। तो ये इन्होंने पहली कटौती करी। दूसरी कटौती करी कि उसको DA से नहीं जोड़ा। तीसरी कटौती करी कि उसमें फैमिली पेंशन का कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, जो कुछ कहेगा कि जिक्र नहीं है, कहते हैं हाँ कर देंगे, ऐसे कुछ कर रखा है। तो ये एक स्थिति है कि ये कर्मचारियों को ठगने के नाम की ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, ये कारपोरेट की योजनाएं हैं, और आपको ये जिम्मेदारी ये भी लेनी है। जो पुलिस वाले हमें बता रहे हैं टाइम खत्म हो गया, हम लड़ाई इनकी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दो लोग लड़ ही नहीं सकते। इनको अगर ये करेंगे तो इनको अभी हो जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन। बड़े सम्माननीय NMOPS दिल्ली के अध्यक्ष मंजीत राणा जी, महासचिव रामलाल जी, एवं NMOPS के संरक्षक DN सिंह जी, एवं स्टेज पर विराजमान NMOPS के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे दिल्ली के
मेरे साथियों, मैं हरियाणा से आपके बीच आपके सपोर्ट के लिए आया हूं। साथियों, हम अभी तक एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे और आज किसी भी कर्मचारी को एनपीएस के क्या दुष्परिणाम हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं बीच हमारे यूपीएस आ गया। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये यूपीएस उस समय आया जब कुछ प्रदेशों में इलेक्शन आ रहा था। मैं इस केस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री उस समय कहां गए हुए थे जब मेरे लाखों कर्मचारी इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में भटक रहे थे। उस समय इन्होंने पता नहीं चला कि हम यूपीएस ला सकते हैं। वित्त मंत्री कहां थे देश के जब दिल्ली के रामलीला मैदान के आप दरवाजे बंद कर रहे थे? आप कह रहे थे कि आप संख्या में इतने अधिक आ गए कि ये पर्याप्त संख्या हमारे से कंट्रोल में नहीं आती। देश के वित्त मंत्री उस समय कहां सो रहे थे कि एनपीएस से बेहतर यूपीएस है। साथियों, सिर्फ ये इलेक्शन के मूड में हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे कुछ ओपीएस के साथी कर्मचारी नेताओं के साथ कुछ अंगवस्त्र उठाते हुए मीडिया के कर्मचारी बार बार दिखा रहे हैं। उस समय मीडिया के नेशनल मीडिया कहां पर था जब इस दिल्ली की धरती पर मेरा कर्मचारी घूम रहा था? मैं पूछना चाहता हूं कि ये इलेक्शन का दांव खेलना चाहते हैं। साथियों, 2004 में केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू किया था। आज हम 2024 में खड़े हैं। पूरे 20 साल हो गए हैं। ये देश के कुछ नेता ये सोचते हैं कि इन कर्मचारी को एक बार फिर से उसी जाल में फंसा देंगे, परंतु मुझे याद है जब मीडिया इसका प्रसारण कर रहा था, उससे पहले, हमारे विश्लेषण से पहले मेरे इन जागरूक कर्मचारियों ने इस यूपीएस की पोल खोल के रख दी थी। हमारे विश्लेषण से पहले आपने व्हाट्सएप के माध्यम से मैं देख रहा था, इस यूपीएस की पोल खोल के रख दी थी। साथियों, समय है इस यूपीएस के जाल में हमें नहीं फंसना है। हमें हर समय आप आंदोलन को और तेज धार देनी होगी, क्योंकि हम जो ये हमारी यूपीएस और एनपीएस से जो लड़ाई है, ये कोई हमारी मांग नहीं है।
ये हमारा अधिकार है, और अधिकार अगर हम छीन के लेते हैं तो हमें गर्व होता है। साथियों, ये मेरी आवाज उन साथियों को जरूर पहुंचा देना जो आज यहां पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए। विचार कीजिए कि आपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देना है। मैं नहीं कहता कि आपने 20 सालों में किसी संघर्ष में हिस्सा लिया है नहीं लिया है, परंतु अब आने वाले हर संघर्ष में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी को, हम आने वाले समाज को क्या जवाब देंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई में हमारे शिक्षकगण, हमारे कर्मचारी हमेशा से भाग लेते आए हैं। तो आपको इस कुर्सी को खत्म करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए हर संघर्ष में हिस्सा लेना है। और इस संघर्ष के लिए मैं आपके यहाँ नजदीक होने के नाते, आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच, हरियाणा से मैं चल के आपके बीच में आया। साथियों, हमने भी, क्योंकि हमारे वहाँ आचार संहिता लगी हुई है, हम प्रदर्शन हम कर रहे थे। हमारे प्रदर्शन मंडल लेवल के थे, पर आचार संहिता की वजह से लास्ट का प्रदर्शन हमारा प्रशासन ने रोक दिया। परंतु हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम अब हरियाणा में पुरजोर से चला रहे हैं, क्योंकि यही हमारे पास एक अंतिम जो हथियार है वो बच जाता है। मैं एक बार फिर से सभी दिल्ली के अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं कि वो समय निकालकर संघर्ष में जुड़ते हैं और हमेशा जुड़ते रहेंगे। मैं आपके अध्यक्ष जी और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और चंद लाइन उनको समर्पित करता हूं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी ये तो छोड़ आए हैं, फिर भी ये तो छोड़ आए हैं अपना घर का चैन और सुख को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।